हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। मैं कपिल शांडिल्य आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं ईवीएस की नई क्लास में। और ये क्लास जो हमारी है वो डिस्कशन कर रही है टेस्ट 3, जो कि रिसोर्स बेस्ड जो क्वेश्चन थे, रिसोर्स के जो टॉपिक्स में इंक्लूड किए गए थे सभी, क्योंकि रिसोर्स के काफ़ी टॉपिक थे और उस पर क्वेश्चन भी बहुत सारे बन सकते हैं। और उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन का डिस्कशन हम करेंगे। टेस्ट के जो डाउट्स थे बच्चों के काफ़ी क्वेश्चंस के, वो इंडिविजुअली देने से अच्छा है कि मैंने सोचा कि वीडियो से डिस्कशन करें और इसके साथ साथ जो है थ्योरेटिकल पार्ट को भी उसके साथ एक बार रिवाइज करते हुए चलेंगे। आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है और आप अच्छे से जो फिर से रूटीन में आ गए हैं, क्योंकि ये सेकंड वीक है हमारा दोबारा से कंटिन्यू करने का। और आपको सभी को एक ब्रेक भी मिल गया बाकी सब्जेक्ट को अच्छे से अपने सेल्फ स्टडी के लिए, तो वो एक अच्छी बात रही। किसी भी तरीके से आपको जो है स्टडी का एक अपना सेल्फ स्टडी का प्लान बनाने का मौका भी मिला। अब हम रिवीजन की तरफ बढ़ सकते हैं। आपने कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर कर ही लिया होगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is true regarding atmosphere on the earth। जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, सॉरी, इसको ध्यान रखना है। आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ट्रू है या नॉट ट्रू है, अगर आपने क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा है तो आपको बहुत ज्यादा जो है नुकसान हो सकता है। इस मामले में आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन इस तरीके से ट्रिकी बनाए जाते हैं कि आपको आता है तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करके आपको जो है उसको क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो लगभग 30 मिनट की हम क्लास रखते हैं, उसमें 10 से 15 क्वेश्चन या 20 जितने भी क्वेश्चन हो डिफिकल्टी के आधार से देखेंगे। चलिए देखिए इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब सीधी सी बात है कि यहाँ कम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ए एंड बी, ए बी सी ऐसे करके। तो सीधी सी बात है कि ए 4 में से 3 ठीक होंगे और एक गलत होगा। यही हमको समझना है कि आंसर निकालते टाइम भी समझना है और क्वेश्चन को पढ़ते टाइम भी। तो हमें ये वाला निकालना है, ये छाटना है। बाकी 3 भी छट जाएंगे तो ये भी छट ही जाएगा। अब कह रहे हैं एटमोस्फेयर ऑन अर्थ इज हेल्ड ड्यू टू ग्रेविटी। जो पृथ्वी के ऊपर जो जो एटमोस्फेयर है वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर वायुमंडल बना रहता है। ये बात क्या सही है? बिल्कुल सही बात है कि पृथ्वी पे जो गैसेस रिलीज हुई, जो हॉट जो लावा था या ज्वालामुखी विस्फोट हुए उससे जो गैसेज रिलीज हुई, तो दैट कैन बी कुड हैव वास्ट अवे। वो वाश हो जाती, सोलर जो तूफान आते हैं उनकी वजह से वाश हो जाती। लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि वो उन गैसेस को हेल्ड करके रखता है। और इसी का रीजन ये होता है कि जो ज्यादा हवा, हमारी ज्यादा कंसंट्रेशन पृथ्वी के पास ही होती है और ऊपर रेयर एयर होती है। तो जो एटमॉस्फेयर है वो इसको को ग्रेविटी जो है इसको अपनी तरफ खींच के रखती है अर्थ की तरफ। इसी वजह से एटमॉस्फेयर मेंटेन हो रखा है। तो सबसे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 3 हमको सही छाटने हैं और एक गलत। तो ये क्योंकि सही है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब देखिए, एज वी मूव अपवर्ड द डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं एयर की डेंसिटी इंक्रीज होती है। अभी हमने बताया कि जो अर्थ है इसका एटमॉस्फेयर जो हमने देखा वो हेल्ड बाय ग्रेविटी है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो मैक्सिमम एयर जो है वो यहीं पे होती है, यहाँ डेंस होती है। ऊपर जैसे जाएंगे तो रेयर होती चली जाएगी। तो जैसे ऊपर जाएंगे डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होनी, और यहाँ पे क्या कह रहा है, इंक्रीज होनी। तो ये गलत है और हमको छाटना था क्या जो गलत हो। तो हमें लग रहा है कि आंसर हमें मिल गया, लेकिन फिर भी हम बाकी ऑप्शंस को भी देखेंगे। नन ऑफ द अबो इज रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। ये ऑप्शन गलत है, मतलब ये ठीक है, मतलब इनमें से कोई भी गलत नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। एक तो गलत हमें मिल गया तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। बिल्कुल। मिक्सचर क्या होता है? देखिए मिक्सचर क्या होता है, अगर वो कई सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं और आपस में रिएक्ट ना करे तो उसको मिक्सचर कहा जाता है। इसी तरीके से इफ ए नंबर ऑफ गैसेस आर मिक्स्ड टुगेदर एंड दे डज नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, देन दीज आर कॉल्ड एज मिक्सचर। जैसे एयर के अंदर पे आप देखते हैं कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक को एग्जिस्ट करती है मिक्सचर के रूप में, एक पूरा मिक्सचर बना के रखती है, लेकिन आपस में रिएक्ट करके कोई नई चीज नहीं बनाती। तो ये मिक्सचर है। तो ये ऑप्शन भी हमारा ठीक है और हमको गलत छाटना है तो ये भी हमारा ठीक नहीं होगा। तो हमें आंसर मिल गया कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं डेंसिटी इंक्रीज होती है। इसने बोला ये गलत बात है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो हमारा सही आंसर हमें मिल गया है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अर्थ एटमॉस्फेयर। ये प्रीवियस ईयर में भी आया था, केवीएस पीआरटी में भी आया था, और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर नाइट्रोजन की क्या परसेंटेज है, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है। तो हम आपको सारी गैसेज का भी बताएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा जो परसेंटेज मिलता है, देखिए काफी क्लोज ऑप्शन बनाए गए हैं, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, और ये ऑप्शन भी आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि ये लगभग लगभग जो टोटल अर्थ का सरफेस का एरिया जो कि वाटर से घिरा हुआ है उसके आसपास बनता है। लेकिन आपको आंसर सही जो पता करना है, तो आपको एक कॉम्बिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि आप सबसे पहले अगर सबसे ज्यादा अमाउंट में अगर कोई गैस पाते हैं तो नाइट्रोजन है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, उसके बाद ऑक्सीजन है, ठीक है, उसके बाद आर्गन है, और फिर CO2, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि CO2 काफी इंपॉर्टेंट गैस है, तो ये आपको कंफ्यूज कर सकती है। आपको ध्यान रखना है कि जो नाइट्रोजन है वो 78% है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो 21% है, ये भी ठीक है। अब देखिए आपको देखने की जरूरत है कि अब ये कितना हो गया, टोटल 99% हो गया। अब हमको 1% देखना है, क्योंकि CO2 का अक्सर आपको याद रहता है 0.03%, ठीक है। तो ये 0.03% रह गया। तो अब उसके बाद बाकी जो बचा हुआ है उसको देख लीजिए, 0.97% क्या हो गया, ऑर्गन हो गया। तो आपको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछे तो CO2 से ऊपर की तरफ चलेंगे, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछे तो ये देखिए। तो आपको बीच में ध्यान रखना है कि एक ऑर्गन गैस भी ऐसी है जो CO2 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा मात्रा में है, तो ये आपको कंफ्यूज कर सकती है। कभी कभी सीक्वेंस पूछा जा सकता है, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में, उतरते चढ़ते क्रम में पूछा जा सकता है। तो हमारा सही आंसर हो गया 78%, ठीक है। अब देखिए एक और बात हमने बता दी कि एटमोस्फेयर ऑन अर्थ इज हेल्ड बाय ग्रेविटी, ठीक है। लेकिन आप मून पे देखेंगे वहां पे ग्रेविटी तो है, लेकिन क्योंकि वो अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 है, इसी वजह से मून पे एटमॉस्फेयर जो है वो हेल्ड नहीं है, और वहां एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज। तो ये तो हमने लगभग सोल्व कर ही लिया है, और क्योंकि ऐसा क्वेश्चन की संभावना थी तो ये वहीं पे डिस्कस हो गया। अरेंज द एटमॉस्फेरिक गैसेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज इन एयर। एयर के अंदर यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना में लगाना है इनको। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम है। तो बढ़ता हुआ क्रम मतलब पहले सबसे छोटा होगा, सबसे कम क्रम सबसे छोटे वाला परसेंटेज वाला होगा, फिर उससे बढ़ती परसेंटेज का, और उससे बढ़ती परसेंटेज का, और फाइनली जो सबसे ज्यादा परसेंटेज का है। तो अब देखिए नाइट्रोजन है वो 78% है, सबसे ज्यादा है वो, तो वो तो नाइट्रोजन तो यहाँ हो गया, यानी कि ए हो गया ये, ठीक है। उसके बाद देखिए, क्योंकि हमें बढ़ते क्रम में बढ़ाना है ना, इस तरफ से बढ़ाना है। अब देखिए सबसे कम किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, तो CO2 हो गया, तो यहाँ पर बी हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको कई बार ऐसा होता है कि आपको ज्यादा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। सबसे कम किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, तो सबसे छोटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बी पहले होना चाहिए। तो देखिए इन दोनों में बी पहले नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन सीधे ही कट गए। अब देखिए इन दो ऑप्शन में देखें तो लास्ट का यानी कि सबसे बड़ा देखने की जरूरत नहीं है, नाइट्रोजन तो क्लियर कर ही दिया इन्होंने। हमने डी और सी वाला देखना है। अब देखना है कि डी और सी में यानी कि ऑर्गन और ऑक्सीजन में ज्यादा परसेंटेज किसकी है। तो सी की परसेंटेज ज्यादा है, 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, तो ए के बाद ये वाला होना चाहिए। तो ये देखिए आप इजीली जो है निकाल सकते हैं कि दोनों में बी है, ये दोनों कट ही गए हैं। उसके बाद दोनों में ए है, तो इस पर फोकस करने की जरूरत नहीं। अब डी में देखिए ऑर्गन 0.97% है, तो ये छोटा है, तो ये पहले आएगा, तो इसमें है ये। और उसके बाद सी ऑक्सीजन 21%, तो हमारा सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा ऑप्शन नहीं है, तो हमारा सही आंसर निकल गया। परसेंटेज आप इजीली निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन गैस देखिए तो दिस हेल्प इन दिस रेगुलेट द बर्निंग, बर्निंग को रेगुलेट करती है, मतलब बर्निंग की इंटेंसिटी कितनी होती है उसको रेगुलेट करती है ये, ठीक है। अगर 78% नाइट्रोजन से 77 रह जाएगी, इसका मतलब कोई और गैस बढ़ गई है, ठीक है। 76 रहेगी तो कोई और गैस बढ़ गई, तो इससे बर्निंग को रेगुलेट करती है नाइट्रोजन। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके साथ साथ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस है, ये एटमॉस्फेयर को हॉट रखने की कोशिश करती है, ठीक है। इसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं क्योंकि ये ग्रीन हाउस के अंदर, जैसे शीशे के घर के अंदर गर्मी बढ़ जाती है। आप कार में बैठते हैं, कार अगर बंद थी, शीशे बंद थे और गर्मी में कहीं धूप में खड़ी थी, तो आप देखते हैं कि उसके अंदर एक्स्ट्रा गर्मी बनी मिलती है, ग्रीन हाउस बन जाता है,
ठीक है। वो ग्रीन हाउस गैस जो है CO2 होती है, जो ऐसा काम करती है। तो ग्रीन हाउस गैस है, तो इसकी वजह से एटमॉस्फेयर हमारा हॉट रहता है और सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी अर्थ बहुत ज़्यादा कोल्ड होती और हम यहाँ पे जिंदा भी नहीं रह पाते अगर ये CO2 न होती। लेकिन CO2 की परसेंटेज बहुत वजह से बढ़ती जा रही है। जैसे इंडस्ट्रीज में पोल्यूशन, जो इंडस्ट्रीज से धुआं निकलता है, या ऑटोमोबाइल जो हमारी गाड़ियां उससे धुआं निकलता है, या कोयले को जलाते हैं या लकड़ियों को जलाते हैं, उसकी वजह से CO2 की परसेंटेज बढ़ रही है। इसलिए हमारी अर्थ का टेम्परेचर जितना रिक्वायर्ड था, जितना नॉर्मल है, उससे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर। ठीक है, इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं कि जो हमारी आइस कैप है, जो पहाड़ों पे हमारी बर्फ जमी हुई है, वो पिघल के जो है नीचे आ रही है। इसकी वजह से हमारी जो रिवर्स हैं, उन रिवर्स में आगे फ्यूचर में अगर बर्फ नहीं रहेगी तो रिवर्स में जो है पूरे साल पानी नहीं रहेगा। एक ही बार सारा बर्फ पिघल जाया करेगा और पूरे साल फिर वो सूखी रहा करेंगे। बहुत सारे साइड इफेक्ट हो जाएंगे और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। खेती में इफेक्ट आएगा, सब चीज़ों पे इफेक्ट आएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी हमें पता चल गया। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग बुझाने में काम आती है, ऑक्सीजन आग जलाने में काम आती है। ठीक है, आपने देखा होगा एक मोमबत्ती एक्सपेरिमेंट, अक्सर आपने देखा होगा, एक गिलास के अंदर एक मोमबत्ती जलती हुई रख देते हैं। ठीक है, तो कुछ देर तक तो वो मोमबत्ती जलती है, उसके बाद जो है वो बुझ जाती है। ठीक है, क्योंकि अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो गई, अब CO2 रह गई है बस अंदर। तो ऑक्सीजन जलने में सहायक है, ये जलने को रेगुलेट करती है। ये जो है ऑर्गन के बारे में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इनर्ट गैस है, नॉन रिएक्टिव गैस है। चलिए शुरू कर, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एटमोस्फेयर ऑफ अर्थ। पृथ्वी के वायुमंडल के विषय में इनमें से कौन सा ठीक नहीं है। आपको ध्यान रखना क्या पूछा है, नॉट करेक्ट, यानी कि अभी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन भी नहीं है, तो इसलिए हमको देखना है कि 3 तो ठीक होंगे और 1 गलत होगा, और इसी को इन्होंने पूछा है। देर आर 6 लेयर इन एटमोस्फेयर, अब इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए, एज वी मूव अपवर्ड द एयर प्रेशर डिक्रीज ग्रेजुअली, ये तो बिल्कुल सही है। जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो एयर प्रेशर कम हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि समुद्र के तल पर एयर प्रेशर सबसे ज्यादा है। जब समुद्र यहाँ पर तल होता है, समुद्र का तल होता है, यहाँ पर एयर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद जमीन ऊंची उठने लग जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे जमीन ऊंची उठती है एयर प्रेशर कम होता है। मैं आपको एक बार एक चित्र के माध्यम से बना के भी दिखा देता हूँ कि मान लीजिए ये एक पहाड़ है, इतना एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पर अगर कोई समुद्र तल पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, तो इसके ऊपर इतने बड़े कॉलम का, एयर का जो कॉलम है उसका प्रेशर होगा इसके ऊपर, तो इसलिए हम एयर प्रेशर ज्यादा। एक आदमी यहाँ पे पहाड़ पे है तो उसके ऊपर केवल इतने एयर प्रेशर डालेगी। इसकी वजह से कहते हैं कि समुद्र तल पे एयर प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेयर में जो है जो डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है और एयर प्रेशर भी कम होता जाता है। देखिए, एयर प्रेशर डिक्रीज होता है, बिल्कुल डिक्रीज होता है, ये तो हमारा सही है। और सही है तो 3 वाले और 1 गलत, ये वाला हमें ढूंढना है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। ऑल द मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना अकर इन द ट्रोपोस्फेयर, बिल्कुल ये सही बात है। अर्थ की जो लेयर्स हैं टोटल, देखिए यहाँ पे हम आपको बता भी देते हैं, ये ऑप्शन हमारा ठीक है और ये भी ऑप्शन ठीक है। पहले हम देखते हैं कि अर्थ की टोटल कितनी लेयर होती है। सबसे नीचे वाली एटमोस्फेयर की लेयर होती है, उसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर या शोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर ज्यादातर जो है बादल बनना, बिजली गरजना, बारिश होना, ये सारे मौसम संबंधी सारी चीजें इसके अंदर होती है, जिसको शोभ मंडल कहते हैं। शोभ का मतलब होता है गुस्सा। इससे भी याद रखिए, जितने भी गुस्से वाली चीज करते हैं, बादल बादल सब कुछ इसी के अंदर है। तो ये वाला बिल्कुल ठीक हो गया, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमसे गलत पूछा है। अब इसके ट्रोपोस्फेयर के बाद होती है स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है, इसके अंदर ओजोन गैस होती है, जो कि जो सन से जो बहुत ज्यादा हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती है, जो हमें कैंसर कर सकती है, उनको रोक लेती है। यहाँ पे ओजोन गैस होती है, O3 गैस। ठीक है, यह क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इससे अगली वाली गैस होती है मीजोस्फेयर, यानी कि मध्य मंडल। ठीक है, मीजोस्फेयर में जो है, जो उल्का पिंड आसमान से आते हैं वो इस लेयर में चलते हैं। तो यहाँ देखिए, मीजोस्फेयर यानी कि इसमें सभी में, इस मीजोस्फेयर में जो है, सॉरी ये रहा, मीजोस्फेयर में उल्काएं जलती हैं, ये ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो टोटली हम देखें तो ये भी गलत, ये तो ठीक था तो ये गलत हो गया, ये ठीक था तो ये गलत हो गया। और अब अगर देखें, कलर बदल लेते हैं, ये वाला हमारा ठीक है तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा इस पे डाउट आ गया। और टोटल 5 लेयर है, मैं बता भी देता हूँ। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, नीचे की तरफ से चले तो ट्रोपोस्फेयर या शोभमंडल, इसमें सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। उसके बाद अगला जो है वो ट्रोपोस्फेयर से अगला जो है क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल। इसके अंदर, आप हिंदी में बता रहा हूँ मैं, अगर हिंदी में आपको दिक्कत हो रही है, कई बच्चे बोलने लग जाते हैं,
टाइम कंज्यूम ज़्यादा ना हो इसलिए मैं हिंदी में बोल देता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। तो समताप मंडल के अंदर O3 गैस होती है। उसके बाद देखिए आता है मीजोस्फीयर, उसके अंदर जो है मेटोराइट या मिट्योर जो है वो जल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है थर्मोस्फेयर, ठीक है। थर्मोस्फेयर के अंदर एक लेयर और होती है जिसको नाम है आयन मंडल, जो रेडियो का संचार में हेल्प करती है। और सबसे ऊपर जो है एक्जोस्फेयर हो जाता है, बहिर्मंडल, ठीक है। तो टोटल 5 लेयर होती है। ये वाला गलत है, इसलिए हमारा आंसर भी यही हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा ही है कि कौन सा सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। व्हाट वाज द एम ऑफ चिपको मूवमेंट? जो चिपको आंदोलन था उसका सही जो उसका एम क्या था, ठीक है। चिपको आंदोलन था, एक आंदोलन था उत्तराखंड के अंदर। उसमें क्या था कि एक प्रोजेक्ट था, रिवर प्रोजेक्ट लेके आ रहे थे वहां पे। तो वहां पर बहुत सारे पेड़ों की कटाई होनी थी, ठीक है। तो उन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए लोग क्या करते थे कि उन पेड़ों के चारों तरफ चिपक जाते थे, ठीक है। तो इसके लीडर जो थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये क्वेश्चन आता है अक्सर। सुंदरलाल बहुगुणा इसके लीडर रहे थे। तो अब देखिए चिप इसमें क्या करते थे लोग, इसके चारों तरफ चिपक जाते थे तो काट काट नहीं पाते थे लोग। तो ये क्या ह्यूमन राइट का आंदोलन था कि या मनुष्यों के राइट को बचाने के लिए था? बिल्कुल नहीं। क्या ये राजनीतिक अधिकार के लिए थे? नहीं, कोई राजनीतिक मूवमेंट नहीं था। कृषि विस्तार के लिए था? नहीं, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए था। ये हमारा सही आंसर है। तो हम देखेंगे कि चिपको आंदोलन फॉरेस्ट कंजर्वेशन या कि वन के संरक्षण के लिए एक आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीन्यूएबल रिसोर्स? इनमें से कौन सा एक रीन्यूएबल रिसोर्स है? कौन सा रीन्यूएबल रिसोर्स है, एक बार देख लेते हैं। रीन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि रीन्यूएबल रिसोर्स ऐसा होता है जिसको जल्दी ही फिर से प्राप्त कर लिया जाए, मतलब वो रिसोर्स खत्म नहीं होते और जल्दी जल्दी वो क्रिएट हो जाते हैं, जल्दी क्रिएट हो जाते हैं। इसको इस एक वर्ड से समझिए, क्रिएट जल्दी हो जाते हैं, जिसको क्रिएट होने में ज्यादा टाइम ना लगे। देखिए कोयला जो है वो एकदम से क्रिएट नहीं हुआ, लाखों मिलियंस ईयर्स के बाद जो है कोयला क्रिएट हुआ है। गोंडवाना काल, जब इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से मिली भी नहीं थी आके, तब भी जो है कोयला तभी बनना शुरू हो गया था। तो ये रीन्यूएबल रिसोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम, एक बार ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं, ये अवेलेबल नहीं रहते लोगों के लिए। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। पेट्रोलियम भी ऐसे ही लॉन्ग टर्म में बनता है और इसकी वजह से जो एक बार एग्जॉस्ट हो गया तो इतनी जल्दी क्रिएट नहीं हो पाएगा, मिलियंस ऑफ ईयर बनते, तो ये भी रिन्यूएबल नहीं है। अब देखिए सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी बिल्कुल सही कह रहा है कि सोलर एनर्जी, क्योंकि सन साइंस एवरीडे, सन जो है हमेशा पूरे दिन अवेलेबल है। तो आप देखेंगे कि रेडिली जो है सोलर प्लेट्स अगर आप लगवा लेते हैं, सौर ऊर्जा संयंत्र लगवा लेते हैं, तो आप रेगुलरली जो है ये एनर्जी आपको हमेशा अवेलेबल रहेगी और इसको रीन्यूएबल कहा जा सकता है कि ये हमेशा जल्दी क्रिएट हो सकती है। तो ये वाला हमारा सही आंसर हो गया। फोसिल फ्यूल के अंदर तो यही कोयला पेट्रोलियम यही चीज हो जाती है। दीज फोसिल फ्यूल आर फॉर्म्ड आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसके फॉर्मेशन में काफी लंबा टाइम लगता है। दैट इज द रीजन दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड अंडर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। So our right answer of renewable resources is solar energy। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एल्यूमिनियम जो है वो किससे ऑब्टेन्ड किया जाता है, ये पूछ रहा है। एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट से होता है या चूना पत्थर से या तांबा से या मैग्नीज से। देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि देखिए क्वेश्चन तो सारे ही ठीक है, सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे आपको देखना है सारे ही ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है कि आपको एल्यूमिनियम पे फोकस करना है। एल्यूमिनियम जो है इसका एक और है जिसका नाम है बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट खाने किससे रिलेटेड है? एल्यूमिनियम से रिलेटेड है, ठीक है। और ये बॉक्साइट जो है वो लेटराइट मिट्टी के अंदर पाया जाता है, ये भी आप देखना है, एनसीईआरटी में ये चीज दी हुई है। लेटराइट मिट्टी जो है वो क्या होता है, ऊंचे स्थानों पर जहां बहुत ज्यादा बारिश भी होती है, प्रेसिपिटेशन भी होता है, रेन, और इसके अलावा टेम्परेचर भी हाई होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो यहाँ की मिट्टी होती है उसका आयरन बह के चला जाता है, केवल एल्यूमिनियम रह जाता है यहाँ पे। और वो जो टेम्परेचर हाई की वजह से वो मिट्टी लाल ईट जैसी दिखाई लगने लग जाती है, तो उससे फिर जो है एल्यूमिनियम निकाला जाता है। बॉक्साइट की खाने एल्यूमिनियम से रिलेटेड है, ठीक है। लाइमस्टोन तो चूना हो गया, लाइमस्टोन यूज होता है जो आयरन इंडस्ट्री है उसके अंदर भी यूज होता है रॉ मटेरियल के रूप में। और कॉपर एक अलग ही धातु होगी जिसको तांबा कहा जाता है, ठीक है। तो तांबा अलग ही धातु हो गई, बहुत ज्यादा अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद मैग्नीज, मैग्नीज भी एक डिफरेंट काइंड ऑफ
मेटल है और इसको जो आयरन इंडस्ट्रीज के अंदर इसको यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। देखिए अगर CO2 की एक नॉर्मल अमाउंट है तो वो हमारे लिए ठीक है। नॉर्मल अमाउंट मतलब जैसे अब हम देखते हैं 0.03% इट इज द आइडियल अमाउंट ऑफ CO2। अगर CO2 की परसेंटेज बढ़ जाती है तो उससे क्या होगा। आप सभी को पता है कि CO2 जो एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या है कि ये जो सूरज से रोशनी आती है, देखिए ये अर्थ का सरफेस है, इधर सन से लाइट आती है, ये शॉर्ट वेव्स होती है, ठीक है, शॉर्ट वेव लेंथ होती है इनकी। इसकी वजह से क्या होता है, आते टाइम तो ये पास कर जाती हैं, जैसे बीच में बादल होता है, धूल के कण होते हैं, तो ये निकल जाती हैं इनमें से, ठीक है। शॉर्ट वेव लेंथ होती है। वेव लेंथ आप समझते होंगे साइंस जिसके पास है कि वेव लेंथ मतलब एक क्रस्ट और ट्रफ को मिला के ये जो लेंथ होती है इसको वेव लेंथ कहते हैं। लेकिन अगर ये बड़ी वेव लेंथ होती है तो देखिए ये देखिए कितना लंबा हो जाता है। तो इनकी शॉर्ट वेव लेंथ होती है तो ये जो है इजीली जो पास कर पाते हैं। रास्ते में जो हिंड्रेंस बनती है किसी भी वजह से उसको तब तो ये पास कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे निकल जाते हैं। लेकिन जब ये अर्थ से आके टकराते हैं, अर्थ हीट हो जाती है, तो अर्थ देखिए जब भी हाई टेम्परेचर की बॉडी होगी तो उसकी शॉर्ट वेवलेंथ शॉर्ट होगी, ध्यान रखना। उससे जो हीट एनर्जी निकलती है, हीट रेडिएशन, उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है। अब अर्थ जो है वो इतना हीट तो नहीं हो पाती, तो इसका लो टेम्परेचर है, तो इसकी वजह से जो है इससे जो रेडिएशन फिर दोबारा ऊपर निकलते हैं, इनको कहते हैं क्या, इंफ्रारेड रेडिएशंस, जो कि लॉन्ग वेवलेंथ के होते हैं। ये लॉन्ग वेवलेंथ वाले रेडिएशन जो है ट्रैप हो जाते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर। CO2 गैसेज वगैरह जो वाटर वेपर्स हैं ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं, तो इनकी वजह से ये इसके अंदर ही हो जाते हैं। अब जब CO2 बढ़ेगी तो ये टेम्परेचर बढ़ेगा अर्थ के एटमॉस्फेयर का, और इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल यानी कि वार्मिंग बढ़ रही है तो कूलिंग तो हो ही नहीं सकती। अब ये नहीं है तो ये दोनों, ये भी कट जाएगा, नन ऑफ दिस भी नहीं, क्योंकि हमारा आंसर हमें मिल गया है, ग्लोबल वार्मिंग इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट्स फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। देखिए कौन से फैक्टर हैं, ये ऑब्जेक्ट्स तो नहीं कहेंगे, फैक्टर कहेंगे। इसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हुआ है तो मैं बता देता हूँ कि ये कह रहा है कि प्लांट्स और एनिमल्स के जो है सर्वाइवल के लिए, जीवन के लिए, इनमें से कौन से कारक जो है इंपॉर्टेंट है। देखिए रेनफॉल, रेनफॉल बिल्कुल प्लांट्स के लिए भी जरूरी है, एनिमल्स के भी जरूरी है। अगर रेनफॉल नहीं होगी तो प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स खाएंगे क्या, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन है ही है। उसके बाद देखिए सनलाइट, बिल्कुल सनलाइट भी जरूरी है, क्योंकि प्लांट जो है वो आपको पता है कि ऑटोट्रोपिक है। ऑटोट्रोपिक वो जीव होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। एनिमल्स जो है वो हेट्रोट्रोपिक है। हेट्रोट्रोपिक जो वो होते हैं जो दूसरों से खाना लेते हैं। अब जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं वो सनलाइट में बनाते हैं। अगर प्लांट्स सनलाइट नहीं मिलेगी तो प्लांट्स डेड हो जाएंगे, तो एनिमल्स भी सर्वाइव नहीं करेंगे। तो ये सनलाइट भी अच्छा फैक्टर है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज एन एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, जीवन के लिए। प्लांट्स भी ऑक्सीजन से सांस लेते हैं, एनिमल्स भी ऑक्सीजन से सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये भी नहीं होंगे, तो सभी के सभी हो गए। हमारा सही आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर द सर्वाइवल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो हमारा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एटमोस्फेयर ऑफ अर्थ। अर्थ के एटमोस्फेयर के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा सही नहीं है। आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ये कह रहा है सही नहीं है, वो बताना है, तो मतलब क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन तो है ही नहीं, तो 3 तो सही होंगे और 1 गलत होगा। इस 1 गलत को ही हमने निकालना है, यही आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज यूज्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड, बिल्कुल सही है। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं सन की एनर्जी के अंदर, ठीक है, और सन की एनर्जी के प्रेजेंस में वो फोटोसिंथेसिस इसको कहते हैं, या प्रकाश संश्लेषण हिंदी में कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो अपना फूड बनाते हैं और इसके अलावा हमारे यूज के लिए वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। इस सिंबल से ऐसे दिखाते हैं, मतलब वो रिलीज हो जाती है। तो ये तो बिल्कुल सही है, और हमको सही नहीं छाटना, हमको गलत छाटना है, तो ये ऑप्शन नहीं है। अब देखिए ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट गैस यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग फॉर ब्रीथिंग, बिल्कुल ह्यूमन बीइंग के लिए अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सी है, वो ऑक्सीजन है, ठीक है। और प्लांट्स के लिए देखें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को यूज करते हैं। तो ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट गैस यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग फॉर ब्रीथिंग, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन मनुष्य द्वारा सांस लेने के लिए प्रयोग की गई सबसे महत्वपूर्ण गैस है, तो ये सही है।
और हमको ढूंढना है गलत, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं है। अब देखिए व्हेन द एयर इज हीटेड इट बिकम्स हैवियर, जब एयर गर्म की जाती है तो ये भारी हो जाती है, जब हवा गर्म होती है तो वह भारी हो जाती है। ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि आप सभी देखते हैं कि जब आपके घर में आसपास चूल्हा देखा होगा या कुछ चीजें जलती हुई देखी होंगी, तो क्या कभी आपने देखा है कि धुआं नीचे आ रहा हो, धुआं ऊपर ही क्यों जाता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो एयर जो होती है, जैसे मान लीजिए आप किसी चूल्हे पे कुछ जला रखा है आपने, ठीक है, यहाँ से जो धुआं जा रहा है ये हीट होके ये गैस जो है, जो गैस इतने में थी ये हीट होके एक्सपेंड हो जाती है। एक्सपेंड होने की वजह से इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और वो डेंसिटी कम हो जाती है। इसकी वजह से जो आसपास की एयर होती है उसके कंपैरिजन में हल्की हो जाती है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया तो हल्की होने की वजह से ये ऊपर जाती है। तो जब हवा गर्म होती है तो वो ऊपर उठती है। आपने देखा होगा अब जब कुकर की सीटी निकालते हैं उसमें भी आपने देखा होगा गर्म हवा ऊपर की तरफ ही क्यों निकलती है, नीचे क्यों नहीं जाती? नहीं देखा होगा आपने कभी भी ऐसे, ठीक है, गर्म हवा हमेशा ऊपर ही जाती है, ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है। अब फ्रिज खोल के देखेंगे तो कभी कभी आपको फील होता होगा कि फ्रिज आपने जब खोला तो उसके ऊपर के कंपार्टमेंट से कुछ हवा नीचे की तरफ गिर रही है, वो इसलिए क्योंकि ठंडी हवा नीचे की तरफ बैठ रही है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल है, ठंडी हवा भारी होती है नीचे बैठेगी, जबकि गर्म हवा हल्की हो जाएगी, तो गर्म हवा भारी नहीं होगी, हल्की होगी। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, तो सही आंसर भी हमारा यही होगा फिर। अब देखिए एक आखिरी ऑप्शन को ही पढ़ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज इन द एटमोस्फेयर क्रिएट ए ग्रीन हाउस इफेक्ट ट्रैपिंग द हीट, बिल्कुल ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमोस्फेयर के अंदर रिलीज की जाती है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है और उसके बाद हीट को ट्रैप कर लेती है, ये तो बिल्कुल सही है। तो हमें गलत बताना है, हमारा सही आंसर हमें मिल गया। मुझे लगता है आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्योंकि एक कंसेप्ट है, ये सारे के सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं और कंसेप्ट के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। यही डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, फैक्ट वाले क्वेश्चन भी आप इजीली कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एटमोस्फेयर ऑफ अर्थ, अर्थ के एटमोस्फेयर के बारे में कौन सा सही नहीं है। लीजिए फिर से वही क्वेश्चन है कि कोई एक सही नहीं है और 3 सही है, और हमसे ये ढूंढना है हमने आंसर के रूप में। देखिए हॉट एयर इज डेंस एंड हैवी एंड कोल्ड एयर इज लाइटर एंड एक्सपेंड, ये गलत है। देखो बिल्कुल आंसर मिल गया हमें। जो हॉट एयर होती है वो डेंस नहीं होती। हॉट एयर अगर किसी हवा को गर्म करेंगे तो वो एक्सपेंड हो जाएगी और फैल जाएगी, ठीक है, पहले इतने में थी तो अब इतने में फैल जाएगी, इससे इसका वॉल्यूम घट जाएगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब देखिए वॉल्यूम जो है, सॉरी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी डिक्रीज होगी। अब हमने देखा यहाँ पे हवा को गर्म किया तो वो फैल गई, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, वो डेंस नहीं रहेगी। गर्म हवा डेंस नहीं होती है, ठीक है, और हैवी भी नहीं होगी, वो हल्की हो जाएगी। कोल्ड एयर इज लाइटर, गलत बात है। कोल्ड एयर में क्या होता है कि कोल्ड हवा को जब गर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि हवा जो है वो ज्यादा सिकुड़ जाएगी, कम समय में स्पेस में आ जाएगी, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा आप एक और एग्जांपल देखते हैं, इसी चीज से मैं रिलेटेड बताऊं कि अक्सर जो है गर्मी के मौसम में पंचर हो जाता है गाड़ियों में ज़्यादा, या साइकिल में भी पंचर ज़्यादा क्या होता है कि टायर के अंदर जो एयर होती है वो हीट होती रहती है, क्योंकि हमारी सड़क गर्म होती है तो हीट होती रहती है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर उसके अंदर इंक्रीज होता है हवा का, जिससे टायर फट जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर गर्मी के मौसम में आपके गाड़ी के अंदर कम हवा है, अगर हॉट एयर कम सॉरी एयर कम है, प्रेशर कम है, तो जैसे आप सड़क पे जाएंगे तो वो हवा गर्म होकर प्रेशर बढ़ जाता है अपने आप ही, ठीक है, ये भी चीज़ है। और इसके अलावा सर्दी के मौसम में देखें तो जो बच्चे जो आप जानते हैं सीएनजी भरवाते हैं, गैस भरवाते हैं, तो कहते हैं सीएनजी सर्दी के टाइम में ज़्यादा आती है सिलेंडर के अंदर, क्यों? क्योंकि हवा सिकुड़ गई है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, इसकी वजह से वो ज़्यादा जो है सिलेंडर के अंदर भर जाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना पृथ्वी रहने के लिए बहुत ठंडी होती, बिल्कुल सही बात है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता और हीट को ट्रैप ना करता एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 और वाटर वेपर वगैरह, जो ये सारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैसेज है, ये भी हीट को कंजर्व कर लेता है। इसके अलावा मिथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ये अगर ऐसा ना करते तो पृथ्वी रहने के लिए बहुत ठंडी हो जाती, ये तो ठीक है। तो हमारा गलत तो हमें पता चल ही गया, आंसर तो हमें मिल ही गया, हम ठीक वाली चीज पढ़ रहे हैं रिवाइज करने के लिए। आयनोस्फेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन, बिल्कुल हमने बताया था कि सबसे पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर थी जिसमें मौसम संबंधी चीजें होती थी, उसके बाद दूसरी थी स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको ट्रोपोस्फेयर को हम क्या कहते हैं, शोभ मंडल, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर को समताप मंडल, इसमें ओजोन गैस होती है। फिर मैंने बताया था मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर के अंदर उल्का पिंड जलते हैं, और फिर आता था थर्मोस्फेयर, और मैंने कहा कि थर्मोस्फेयर के अंदर ही
एक और लेयर होती है बीच में जिसको कहते हैं आयनोस्फेयर, और ये आयनोस्फेयर हेल्प करती है रेडियो सिग्नल के ट्रांसमिशन से। कैसे? मान लीजिए ये अर्थ है और ये इसकी थर्मोस्फेयर लेयर है यहाँ पर। तो अर्थ से कोई रेडियो स्टेशन से सिग्नल जाता है तो वो वापस रिफ्लेक्ट कर देता है आयनोस्फेयर, और जहाँ पे हमारे रेडियो में लेके बैठे होते हैं वहाँ पे हमें रेडियो का एफएम का गाना सुनने लग जाता है, सिग्नल मिल जाता है। नेचुरली हमें वो हेल्प करता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब क्यों चलती है? ये बिल्कुल ठीक है। वायु उच्च दाब से यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। ठीक है, इसको बहुत इजीली मैं आपको समझाऊंगा। से लो प्रेशर की तरफ चलती है। देखिए, आप देखिए, अगर कोई कमरे में एसी चल रहा है तो हवा ठंडी है। हवा ठंडी है तो मतलब वो कम फैली हुई है और प्रेशर ज़्यादा है, भारी हवा है। ठीक है, सिकुड़ी हवा तो प्रेशर ज़्यादा डालेगी। तो वो जैसे ही हम कमरे को खोलेंगे तो हवा जो है बाहर एकदम से बाहर निकल जाएगी और गर्म हवा अंदर आ जाएगी। तो ठंडी हवा जो है बाहर चली जाती है क्योंकि बाहर लो प्रेशर है। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि गुब्बारे के अंदर हाई प्रेशर होता है। एक गुब्बारा होता है, उसमें जैसे आप एक पिन चुभाएंगे तो वो सारी हवा बाहर निकल जाती है क्योंकि यहाँ प्रेशर से हवा भरी गई थी। यहाँ लो प्रेशर था और यहाँ हाई प्रेशर था, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा निकलती है। ये सही है। तो हमारा सही आंसर ये हो गया। गलत जो था बाकी सारे ऑप्शन ठीक थे, इसलिए हमारा आंसर कि हमसे सही नहीं है पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एटमोस्फेयर ऑफ अर्थ। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। आपको लगेगा कि सारे क्वेश्चन ऐसे कैसे आ रहे हैं। ये हमने डिजाइन ही टेस्ट में इस तरीके से किए थे कि आपका कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से रिवाइज हो कि आपका टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, वही सारा कुछ है, सब कुछ वही है। कंसेप्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? संप्रत्यय। तो आपका संप्रत्यय मजबूत होना चाहिए, तभी तो काम चलेगा। और ये हमारा क्वेश्चन पेपर ही ऐसा डिजाइन किया हमने कि आपका कंसेप्ट हर क्वेश्चन में रिवाइज होगा। वायुमंडल के बारे में कौन सा सही नहीं है? यार वही बात है, 3 ठीक होंगे, 1 गलत होगा, तो हमारा पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, 3 बातें पता चलेंगी। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये तो ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो CO2 तो ले लेती हैं और ऑक्सीजन छोड़ देती हैं। ठीक है, और खाना बना लेती हैं, तो बिल्कुल सही है। तो ये हमें ढूंढना है गलत वाला, तो ये तो नहीं है वो। आयोनोस्फेयर इज द पार्ट ऑफ मीजोस्फेयर। ये गलत है भाई। आयोनोस्फेयर जो है ना वो थर्मोस्फेयर का पार्ट है, तापमंडल का। ठीक है, थर्मोस्फेयर का पार्ट है। मीजोस्फेयर में तो हमने देखा था उल्का पिंड चलती है, यही खास बात है। मध्यमंडल आयोनोस्फेयर में आपने देखा था कि रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, ये थर्मोस्फेयर का पार्ट है। उत्तर तो हमें मिल ही गया है। ठीक है, अब फिर भी हम सही से ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज मेजर्ड बाय रेन गॉज। बिल्कुल ठीक है। जो रेन गॉज एक यंत्र है जिसमें अमाउंट ऑफ रेनफॉल देखते हैं, कितने मिलीमीटर वर्षा हुई है। ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। ये भी गलत है क्योंकि एक हमें गलत मिल ही चुका है, आयनोस्फेयर ये वाला। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? ये आयनोस्फेयर जो है ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर। जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी एवरेज हाइट हमसे पूछी हुई है। तो आप सभी बता सकते हैं ट्रोपोस्फेयर की एवरेज हाइट क्या है। तो एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर अर्थ के यहाँ से देखें तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम हाइट जो हो सकती है ना, देखना मैक्सिमम हाइट आप 0 डिग्री पे देखेंगे तो ट्रोपोस्फेयर की हाइट आपको ज़्यादा दिखाई देगी। ठीक है, और जब पोल पे देखेंगे, ये जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, क्योंकि 0 डिग्री पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए हवा एक्सपेंड होती है और वो ऊपर की तरफ उठती है, इसलिए यहाँ पे हाइट 18 किलोमीटर तक होती है। लेकिन अगर इधर देखें पोल की तरफ, क्योंकि यहाँ ठंड होती है, हवा भारी होती है तो नीचे की तरफ बैठ रही होती है, इसकी वजह से इसकी हाइट जो यहाँ पे 8 किलोमीटर ही होती है। अब देखिए एवरेज निकालें, अगर 18 + 8 26, इसको 2 से डिवाइड करें तो हो गया हमारा 13 किलोमीटर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? जो शोभ मंडल है उसकी औसत ऊंचाई मैं बता रहा हूँ, उसकी औसत ऊंचाई होती है 13 किलोमीटर। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का डिस्कशन का रहेगा। इसके अलावा हम कुछ और डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी हमने चीज़ें सीख ली। कंसेप्ट के क्वेश्चन है और भी हम ऐसे ही क्वेश्चन लेके आएंगे। 100 क्वेश्चन हर टेस्ट के अंदर है, सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आपको एक अच्छा रिविजन भी मिलेगा। जो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं उसको अच्छा रिविजन तो मिलेगा ही। ठीक है, उसके अलावा अपने डाउट तो आपके क्लियर हो जाएंगे। जिन्होंने टेस्ट दिया है, जो कोर्स से जुड़े बच्चे हैं वो टेस्ट दे चुके हैं, तो ये रिवीजन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि गैप नहीं बनेगा। गैप तो एक बीमारी है, जो आपके रिवीजन के बीच में जो गैप होता है ना, वो आपको ये मान लीजिए आप सबसे बड़ा रुकावट पैदा करता है आपकी जो तैयारी है।
तो ये रिवीजन जो हम क्लासें दे रहे हैं, ये क्लासें आपको गैप नहीं बनने देंगे। आप अपने लेवल पे जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहिए और यहाँ भी आके पढ़ते रहिए, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, अब आप सभी बच्चे, एक मैंने देखा है काफ़ी बच्चों ने ये कोटेशन याद कर लिए है कि हार नहीं मानूंगा। क्यों मानूंगा हार मैं? क्यों मानूं मैं हार? नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। ठीक है, कोई झगड़ा नहीं करूंगा मैं। ठीक है, काल के कपाल पर यानी कि समय के मस्तक पर, काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं और गीत नया गाता। यानी कि मैं अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखता हूं समय के मस्तक पर और खुद ही मिटाता हूं। ठीक है, आपके अंदर जो बाहुबल जो है ना, उसको पहचानिए। अपने भुजाओं में जो बल है उसको पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए। अपनी शक्ति को क्यों भूल गए हो आप? तो आपको हनुमानो आपकी शक्ति को भूल चुके हो। ठीक है, अपने पोटेंशियल को, जो भुजा का बल है उसको भूल चुके हो। ठीक है, आपके मस्तिष्क, आपके अंदर जितनी ऊर्जा है वो सारी आप भूल चुके हो। उस ऊर्जा को पहचानिए। आप कई बच्चे क्या करते हैं कि 2 दिन पढ़ लिया, 3 दिन पढ़ लिया, 1 दिन पढ़ लिया। पहले दिन 2 दिन तो आपको बस अपने आप को रवा करने में, जैसे ना गाड़ी को रवा करते हैं ऐसे ही टाइम लगता है। तीसरे दिन पढ़ाई आपकी सही बनने लगती है, तब तक आप छोड़ देते हैं, 3-4 दिन पढ़े ही नहीं, फिर से ऐसे करते हैं। कंटिन्यूटी, जो कछुए वाली बात है ना, वो कंटिन्यूटी ही की है आपको जो आगे बढ़ाएगी। तो जब 3 दिन हो जाते हैं ना, तब तो आपके चौथे दिन इनके कंपैरिजन में 5 घंटे तो 6 घंटे की कैपेसिटी बन जानी चाहिए। तो आप जैसे आगे बढ़ेंगे आपकी कैपेसिटी बढ़ती रहनी चाहिए। अपने आप को वीक नहीं करना है। अपने आप को ऐसा नहीं मन में डालना कि हाँ भाई 4 दिन से पढ़ रहा हूँ थक गया। नहीं, 4 दिन से पढ़ रहा हूँ मतलब अब शुरू हो गया है प्रोग्राम, अब तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाऊंगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लिमिट्स को रोज़ाना तोड़िए, अपने आप को लिमिट में बांधिए। यही तरीका है भाई, एक कोई तरीका नहीं है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, मेहनती बनिए खुद के लिए। ठीक है, हार्ड वर्क कीजिए खुद के लिए, खुद के कॉन्फिडेंस के लिए, खुद के आत्मसम्मान के लिए। बहुत सारे लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आपको फेल देखना चाहते हैं। ठीक है, उन लोगों को जो है आप वो जो फेल देखना चाहते हैं ना, उनको उनका सपना पूरा मत करने दीजिए। ठीक है, क्योंकि वो और कुछ नहीं कर सकते, वो आपको रोक सकते हैं। तो ऐसे लोगों के हराना है, जो आपको फेल देखना है, अपने आप को सक्सेस के ऊपर लेके जाना है मैक्सिमम पोटेंशियल को यूज करते हुए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप किसी से कम नहीं है, ध्यान रखिए। ठीक है, आप सब कुछ कर सकते हैं।